हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी बेस्ड ऑन आर्हेनियस इक्वेशन that was the basically what is the effect of temperature on the rate of reaction. Today we are going to discuss some theoretical part. जैसे हमने कहा होगा जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस की थी उसमें एक टर्म आई थी टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स at 35 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, and that ratio becomes 2 to 5 times. Okay, that is the rate temperature coefficient. तो ये देखा गया था in most of the reactions. It was observed in most of the reactions that rate of reaction generally becomes double. Although in some cases rate of reaction may be 3 to 5 times. यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस में देखा गया कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री का फर्क करते हैं, 10 केल्विन का फर्क करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब देख लीजिए, मान लो हम एट लेट अस से 298 केल्विन number of molecules having threshold energy and possess proper orientation and collide. ऐसे करें and collide in proper orientation. At 298 Kelvin, number of molecules having threshold energy collide in proper orientation. Let us say हम मान लेते हैं ये लगभग 1000 molecules, just roughly to understand the thing. And उनको जो एनर्जी चाहिए, let us say उनको किलो जूल एनर्जी चाहिए. थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 100 किलो जूल चाहिए. At this temperature लगभग 1000 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने कितनी मानी? 100 किलो जूल मानी. अब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम करें 308 केल्विन. अब देखिए, पहले हम फिक्स पॉइंट पे आते हैं. व्हाट आई सपोज at let us say at 298 Kelvin there are 1000 molecules which have energy equal to, और यू भी कह सकते हैं greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन, दैट इज 100 किलो. थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल है, उससे ज्यादा या उसके बराबर, ये हमने मान लिया. ओके, इस टेम्परेचर पर जब हम 10, इसका मतलब एक और है, अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 98, 99 वेरी क्लोज टू 100 किलो जूल, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 99 किलो जूल होगी, यानी कि 100 से कम होगी लेकिन 100 के क्लोज होगी काफी, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं. there may be large number of such molecules which having very energy very close to threshold energy but not equal to threshold energy. Okay, and such molecules are not participating in the rate of reaction. Such molecules के जो collisions होंगे वो effective collisions नहीं होंगे और इसलिए वो rate of reaction में participate नहीं करेंगे. लेकिन जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 10 केल्विन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? कभी मैं बोल रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस, कभी मैं बोल रहा हूँ केल्विन. देखिए दोनों में फर्क कितना है? 10 केल्विन का है. अगर यहाँ 25 35 कर दो तो भी हम ये की बात है, तो भी 10 का फर्क रहेगा. इसलिए कभी डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, कभी केल्विन, कंफ्यूज मत होना है. तो जब हम 308 पर ये देखा गया था, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than
threshold energy that is 100 kilojoule becomes almost ये देखा गया जब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जब हम 10 केल्विन टेंपरेचर बढ़ाते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 100 किलोजूल के आसपास थी वो मॉलिक्यूल्स इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाएंगे तो नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स में बिकम्स पॉसिबली वो डबल हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकाला गया कि नंबर जब 10 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है वो लगभग डबल हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ओके, तो दिस वाज द एक्सप्रेशन, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से डायग्राम बनाया मैंने। ये है टेम्परेचर T पर इस तरह का ये जो एरिया आएगा ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में शो कर रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having effective collisions ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं दिखा कि इस तरह का ग्राफ आया था, टेम्परेचर कितना हो गया 10 + 10 सॉरी T + 10, तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ओके, इस तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, बस यही जो और कुछ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख सकते हैं यहाँ। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। For molecules which participate in the reaction, okay, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो ये शो करता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। दिस इज द फैक्टर। और इससे पहले हमने ये अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार आता है कि आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। ओके, तो इसका डायग्राम बना के ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से आपने करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें एक पार्ट आएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कल भी मैंने बताया था कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंस है। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस which enhance which alter the rate of reaction। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। वैसे अगर कोई ये कहता है जनरल टर्म में हम क्या लेते हैं, जनरल टर्म में हम इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलते हैं। एक बार आपने सुना होगा कि दैट पर्सन, किसी बात में कई बार कहते हैं लोग कि दैट पर्सन बिहेव एज कैटलिस्ट, तो हम कहते हैं कि इस चीज को बढ़ा रहा है। तो इन जनरल टर्म हम ये मान के चलते हैं कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक्चुअल मीनिंग क्या है, साइंटिफिक मीनिंग क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं। लेकिन जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, और ऐसे प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर कैटलिस्ट यूज होता है उसको कहते हैं कैटालाइसिस। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से चेंज करता है। यहाँ पर हम विदाउट सेइंग यहाँ पर रेफरेंस लेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट का, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के सेंस में बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये देखा गया था कि
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? बाय लॉगिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना कम होता जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। देखिए इसको जस्टिफाई करेंगे क्यों हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये हम इसको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिएगा यहाँ पर आपको याद होगा दो तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं, किस टाइप की तो बताएगा मुझे। दिया टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस जो हीट रिलीज करती हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग रिएक्शन, जहां हीट लॉस होता है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग, इनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी के बेस पर पहले डायग्राम बनाएंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का, फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। मान लेते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेट अस से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा H है, कैसे लिखेंगे आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है क्लास 1 में, तो हम क्या लिखते हैं सम ऑफ enthalpy of formation of product minus sum of enthalpy of formation of reactant। हम तो सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, वैसे वो गलत तरीका है HP जस्ट समझने के लिए। HP यानी कि हीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हीट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। आपको पता है एंथैल्पी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब आएगी वैल्यू? इसका मतलब क्या होगा? जो HR है HR शुड बी ग्रेटर देन HP, तभी आएगा। इसका मतलब जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन द हीट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो हम ये मान लेते हैं ये जो ग्राफ है ये एक्सिस शो करती है, ये एक्सिस शो कर रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को, और ये एक्सिस शो करती है एनर्जी लेवल को शो करती है, ठीक है। हम लेते हैं ये एनर्जी है, रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, जितनी रिएक्टेंट की ऑलरेडी है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, हम एक्सोथर्मिक बना रहे हैं, प्रोडक्ट को हम ये शो कर देते हैं, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है, ओके। व्हेन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर and the molecules which have the substance, देखिएगा यहाँ पे ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। The reactant molecules which have energy equal to greater than threshold energy, they collide together and they form an activated complex. This activated complex is highly unstable, okay. This activated complex, because unstable है, it will convert into the product। लेकिन आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी तो सिर्फ इतनी ही थी, और ये शो कर रहा है यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सिर्फ तब बनेगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये पूरी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैविंग एनर्जी, पोजेसिंग एनर्जी कितनी है? कितनी एनर्जी उनके पास है? उनको एनर्जी कितनी और चाहिए so that they could participate in the reaction? तो this much energy
this much more energy will be required by the reactant molecule so that they could form activated complex. तो इतनी उनकी एनर्जी ऑलरेडी है उनके पास, इतनी अमाउंट और चाहिए, तो जितनी अमाउंट हमें इनको एक्स्ट्रा चाहिए इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसके रिएक्टेंट्स की, हम चूंकि प्रोडक्ट की भी हम आगे बात करेंगे, तो इस तरह से energy already possessed by the reactant molecule plus energy extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold energy, so that ये टोटल हो जाएगा थ्रेशोल्ड। ये कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी ऑलरेडी है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, जितनी है एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही है, बट ये किसकी है, रिवर्स रिएक्शन की है या प्रोडक्ट की है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको ऐसे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब ये देखो, ये डिफरेंस, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस विल शो द हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द डायग्राम, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिव रिएक्शन। और समटाइम्स कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस पर भी बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है। आपको कुछ वैल्यू दी होंगी, कहीं पर वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, डेल्टा एच वैल्यू दे देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछेगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, कहीं पर ये सब चीज होगी, डेल्टा एच पूछेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं समटाइम्स। ओके, अब देखो, अगर इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करें तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो रिएक्शन पाथ है ये चेंज हो जाता है। सी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन पाथ इस तरह चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो गई। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगी तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। अब मान लेते हैं, मैं बात कर रहा था अभी कि किसी मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अगर कोई कह दे कि 100 किलो जूल नहीं, अब 70 किलो जूल पे रिएक्टेंट की एनर्जी हो जाएगी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 70 किलो जूल होगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग हायर एनर्जी विल बी लेस। ओके, तो 70 किलो जूल एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होगा वही इफेक्टिव कोलिजन होगा 70 किलो जूल पर। तो मीन more number of molecules are having possessing threshold energy, that's why they will participate in the reaction, that's why rate of reaction will increase। तो हम क्या कहेंगे, in presence of catalyst reaction path becomes smaller। रिएक्शन पाथ से होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो जाती है, that's why more and more molecules will participate in the reaction and means more and molecules will have effective collisions, having proper orientation, that's why rate of reaction will increase। तो इसलिए बात कर रहे थे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी कम होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर इसी डायग्राम को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यूज करना चाहें तो क्या करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या चेंज होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब मैं मान लेता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं, ओके, तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा एच का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव कब होगा, जब एचआर की एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी, एचआर की एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा व्हेन HR इज ग्रेटर देन H, HR लेसर देन, सॉरी लेसर देन H।
से क्या लगाया हुआ, ओके, ये आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट नीचे और प्रोडक्ट ऊपर। रिएक्टेंट को चलो यहीं पर रहने देते हैं, हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, प्रोडक्ट को लेफ्ट से ये करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये एनर्जी फ्रिक्शन की ये वही आएगी, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट्स आ जाएगी या बैकवर्ड रिएक्शन, ओके, ये हो जाएगी अब एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है, कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है। तो जो डिफरेंस आएगा इसमें, ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच ही है, हीट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर भी अगर आप कैटलिस्ट यूज करें तो रिएक्शन का पाथ वो चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, रिएक्शन पाथ विल लेस, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी, तो मोर एंड मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। दिस वाज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके।